तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। एसओएस के एपिसोड 19 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वी जोनो जो होता है वहां पर मास्टर के सामने आकर बैठता है। तो मास्टर ली अपने पास से एक नाइफ निकालते हैं और उस नाइफ को जैसे टेबल पर रखते हैं तो वी जोनो जो होता है उस नाइफ को उठाकर जेब में डाल लेता है। तो वो उसे कहता है कि तुमने इस नाइफ को उठा लिया और तुम्हें यहाँ पर पूछा भी नहीं है किस लिए दे रहा हूँ। तो हमारा वी जोनो से कहता है कि मेरे मास्टर ने कहा था कि जो चीज कीमती लगे और तुम्हें दी जा रही है उसे उठा लेना, और मैंने इसको उठा लिया है। तो इसी के साथ ही मास्टर जब उसे इस नाइफ के बारे में बताने लगता है, वी जोनो कहता है कि मैं वापस नहीं दूंगा। मास्टर से कहता है लेकिन मेरी बात तो सुनो। तो वी जोनो कहता है कि नहीं, मैंने कहा ना कि मैं वापस नहीं देने वाला, मैंने इसे उठा लिया, मैं इसे बिल्कुल भी वापस नहीं करूंगा। तो मास्टर कहता है कि मेरी बात सुनोगे भी या फिर नहीं, मैं यहाँ पर तुमसे कुछ और कहना चाहता हूँ। और साथ ही वो गुस्से के साथ चलाकर उसे कहता है कमीने कहेंगे अब यहाँ पर ध्यान से मेरी बात सुनो, ये एक रॉयल इंस्पेक्टर का डिवाइन रैलिक है, यानी कि ये छोटी सी तलवार जो है ये तुम्हें अथॉरिटी दे सकती है, तुम्हें पोजीशन दे सकती है। जिस जगह के पर भी तुम इसे लेकर जाओगे लोगों के सामने करोगे, यही समझा जाएगा कि तुम यहाँ पर यानी कि मैं तुम्हारी जगह के पर वहां पर खड़ा और सभी लोग तुम्हें रिस्पेक्ट देंगे। तो वी जोनो जो होता है फिर से उस ब्लेड को बाहर निकालता है और उसे देखता है। तो मास्टर उसे कहता है क्या हो गया, क्या तुम्हें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। तो वो कहता है क्या बस इतना ही, मुझे तो लगा था कि ये नाइफ काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्या मैं इसके साथ यहाँ पर फ्री का खाना खा सकता हूँ या फिर किसी जगह के पर फ्री रेंट के बिना रेंट दिए मैं किसी जगह के पर रह सकता हूँ। तो मास्टर से कहते हैं नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो हमारा वी जोनो कहता है तो फिर तो ये बिल्कुल बेकार है। आज तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि यहाँ पर मुझे तुम्हारी पोजीशन की जरूरत पड़ेगी जबकि मैं इसके साथ खाना नहीं खरीद सकता या फिर मैं इसके साथ फ्री में किसी जगह के पर रह नहीं सकता। ये तो बिल्कुल बेकार सी चीज है, तुमने यहाँ पर इस बेकार चीज को मुझे दे दिया। और साथ ही उसे कहता है कि मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ पर इसे बेचूंगा तो फिर मुझे इससे काफी सारे पैसे मिल सकते हैं, ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो फिर ठीक है मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ, मैं इसे अपने पास रख लेता हूँ। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर काफी ज्यादा गुस्सा आते हैं और कहते हैं बेवकूफ इंसान, क्या तुम्हें डिवाइन रैलिक की बिल्कुल भी यहाँ पर परवाह नहीं है। एक रॉयल फैमिली का रैलिक मैं तुम्हें यहाँ पर दे रहा हूँ, तुम्हें इसके बदले में पैसे चाहिए। और इसी के साथ ही वी जोनो से कहता है कि मैं तुम्हें डायरेक्टली कहूंगा हाँ मुझे यहाँ पर पैसे चाहिए, यहाँ पर इसका मैं क्या करूंगा, ये मेरे लिए किसी भी काम का नहीं है। अगर तुम इसके बदले मुझे यहाँ पर थोड़े से पैसे दे देते तो वो ज्यादा बेहतर रहता। तो इसी के साथ ही मास्टर वहां पर एक इंक प्लेट पड़ी होती है, वो उठाकर उसके सर में दे मारते हैं और कहते हैं कि बेवकूफ बच्चे तुम्हें यहाँ पर किसी भी चीज की कोई कदर नहीं है। लेकिन वी जोनो जो होता है वहां पर उस प्लेट को हाथ में पकड़ लेता है और कहता है कि आप ये भी तुम मुझे गिफ्ट में दे रहे हो, जबकि दे रहे हो तो फिर मैं इसे भी रख लेता हूँ। जबकि मास्टर हानली में होते हैं वो से कहता है कि नहीं नहीं बच्चे इसे नीचे रख दो, ये मेरी है। और इसी के साथ ही मास्टर से कहता है कि लड़के तुम्हें यहाँ पर इस बात की बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि मैं यहाँ पर तुम्हें एक रॉयल इंस्पेक्टर बनाना चाहता हूँ। अगर तुम इस चीज को अपने पास रखोगे तो फिर तुम यहाँ पर एक रॉयल इंस्पेक्टर बन जाओगे, जहां पर भी जाओगे सभी लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे और सभी यहाँ पर तुम्हें रॉयल इंस्पेक्टर का टाइटल ही देंगे। और वी जोनो से कहता है कि अगर मैं यहाँ पर एक रॉयल इंस्पेक्टर बन जाऊंगा तो फिर तो मुझे काम करना पड़ेगा और तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मुझे काम करना बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तो वो से कहते हैं लेकिन ये एक ऑफिशियल पोजीशन है। तो हमारा जोनो से कहता है कि नहीं मुझे यहाँ पर फिर भी काम नहीं करना। तो वो कहता है क्या फिर भी नहीं, तो वो कहता है बिल्कुल भी नहीं। तो इसी के साथ ही मास्टर से कहते हैं तो फिर तुम यहाँ पर इस नाइफ को वापस कर दो। तो वी जोनो कहता है कि नहीं मैं बिल्कुल भी वापस नहीं करूंगा। मास्टर ने कहा था कि कोई कीमती चीज अगर तोहफे में मिलती है तो उसे कभी वापस मत करना, उसे अपने पास ही रखना। तो इसी के साथ ही हमारे मास्टर हानली मुझसे कहता है क्या बताओ कि फिर तुम यहाँ पर आके क्या करने वाले हो, क्योंकि मैंने सुना है कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर से हम लोग रॉयल इंस्पेक्टर्स को एक खास जगह के ऊपर बेचने वाले हैं जोंगजान की तरफ। क्या तुम उनके साथ वहां पर नहीं जाना चाहोगे, वहां पर जाकर तुम एक पोजीशन हासिल कर सकते हो और एक ऑफिसर बन सकते हो। तो वी जोनो कहता है कि क्या इस छोटी सी तलवार के साथ वहां पर जाकर मैं इंस्पेक्टर बन जाऊंगा। तो मास्टर से कहते हैं कि हाँ मैं यहाँ पर तुम्हें यही तो कह रहा हूँ कि तुम वहां पर जाकर इंस्पेक्टर बन जाओगे और तुम्हें वहां पर पोजीशन मिलेगी। तो वी जोनो कहता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बहस करने के बाद एंड के पर वी जोनो जो होता है वहां पर काफी सारी स्टबर्न बातें कर रहा होता है। मास्टर ली वैंगजा जो होते हैं वहां पर थक जाते हैं और कहते हैं कि अच्छा ठीक है अगर तुम्हें यहाँ पर मेरे पर भरोसा नहीं है तो क्या तुम मुझे अपने बारे में बता सकते हो कि तुम कौन हो, तुम्हारा क्लैन क्या है, तुम्हारे फादर का नाम क्या है, तुम्हारी फैमिली कहाँ से है। तो हमारा जो वी जोनो होता है उसे कहता है कि नहीं मैं तुम्हें इस बारे में क्यों बताऊंगा, मुझे तुम्हारे पर भरोसा नहीं है। तो मास्टर ली से कहते हैं कि इस बात का क्या मतलब है कि तुम्हें मेरे पर भरोसा नहीं है। तो वी जोनो से कहता है कि यहाँ पर भरोसे की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हें यहाँ पर मेरे पर भरोसा नहीं है, इसी वजह से तुमने यहाँ पर अपनी ट्रू आइडेंटिटी को छुपा कर रखा हुआ है। तो लीव से कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। तुम्हारा वी जोनो से कहता है कि तुम्हारे जैसा एक इंसान जिसके पास इतनी पावरफुल मार्शल आर्ट्स की प्रोवेस है, यानी कि तुम एक मार्शल मास्टर हो, अगर तुम चाहते तो वहां पर यंग मास्टर नॉक को 5 सेकंड नहीं 5 भी ज्यादा है, तुम वहां पर सिर्फ 3 सेकंड में मास्टर नॉक और उसके सभी गुंडों को पूरी तरह से ग्राउंड के ऊपर गिरा सकते थे। लेकिन इसके बावजूद तुम वहां पर रस्सी में बंधे रहे और वहां पर नौटंकी करते रहे बाकी सभी लोगों के साथ। क्या तुम्हें वाकई में लगा था कि मुझे इस बारे में पता नहीं चलेगा कि तुम एक मार्शल मास्टर हो। तो ये बात सुनने के बाद वो तीनों ही काफी ज्यादा दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तो इसी के साथ ही मास्टर जो होते हैं वहां पर उसे कहता है तुम्हें कब पता चला कि मैं एक मार्शल मास्टर हूं। तुम्हारा वी जोनो से कहता है कि जब मैं पहली बार तुम्हारे साथ वहां पर गो की गेम खेल रहा था मुझे उसी वक्त आइडिया हो गया था कि तुम एक मार्शल मास्टर हो, तुम्हारी मार्शल आर्ट जो है वो मेरी मार्शल आर्ट से किसी भी एंगल से कम नहीं है बल्कि तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो। तुम्हें पता है कि मुझे यहाँ पर दूसरों की गो गेम के अंदर एक प्यादा बनने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। इसके साथ ही मास्टर लीव से कहता है कि इसके अलावा तुम और क्या क्या जानते हो। तुम्हारा वी जोनो से कहता है कि मैं यहाँ पर एक और बात जानता हूँ और वो ये है कि मुझे लगता है कि तुम लोग वाकई में यहाँ पर कुछ ऐसा
कर रहे हो जो कि गद्दारी के बराबर है, यानी कि तुम लोग ट्रेटर्स हो सकते हो। क्योंकि मुझे पता है कि मैं यहाँ पर एक जीनियस बनकर आया, तुमने यहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस करवाया कि एक जीनियस तुम्हारे पास आया जो कि गो की गेम खेल सकता है, लेकिन इतने सारे लोग जो कि हजारों किलोमीटर दूर से यहाँ पर आ रहे हैं, और स्पेशली तुम यहाँ पर 400 किलोमीटर दूर से सफर करके यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर सिर्फ एक गो की गेम खेलने के लिए आए थे, ऐसा तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। क्या यहाँ पर कोई बेवकूफ इस बात को मानेगा? यहाँ पर जितने भी एल्डर्स को बुलाया गया था वो सारे के सारे कुछ बड़ी फैमिलीज के लोग थे। चलो ये बात मान लेते हैं कि सिग्नेचर बुक बिल्कुल खाली थी, उसके ऊपर किसी के सिग्नेचर्स नहीं थे, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी तुम उसके ऊपर सिग्नेचर करवाने वाले थे। इसका मतलब यह है कि तुम लोग यहाँ पर वाकई में इस तरह की एक गद्दारी का प्लान बना रहे थे जो कि एम्परर के तख्ता उलट के लिए थी। इसी वजह से तुमने यहाँ पर इतने सारे लोगों को मेरे गो के जीनियस होने के नाम पर सभी को इकट्ठा किया और सभी लोगों को यहाँ पर जमा कर लिया था। और उसके बाद यहाँ पर यंग मास्टर नॉक आ गया और मुझे यहाँ पर फैसला करना पड़ा कि मुझे किस किस साइड के पर होना है। तो मास्टर लियो से कहता है तो फिर तुमने यहाँ पर हमारी साइड को चूज किया। तुम्हारा शियोनो से कहता है कि मैं यहाँ पर यंग मास्टर नॉक की साइड को चूज करना चाहता था क्योंकि वो सच बोल रहा था, क्योंकि तुम लोग यहाँ पर गद्दारी प्लान कर रहे थे। और दूसरी बात ये कि वो मुझे यहाँ पर बेनिफिट्स दे सकता था, क्योंकि डेस्परेट सिचुएशन में लोग जो वादा करते हैं उसे पूरा भी करते हैं, और मैं यहाँ पर उसके पास वो सब कुछ ले सकता था, लेकिन मैं यहाँ पर वो नहीं कर पाया सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल की वजह से। तो मास्टर लियो से कहता है कि तुम यहाँ पर किस वेरिएबल की बात कर रहे हो और तुमने यहाँ पर हमारी मदद की। तो हमारा जो वी जोनो होता है उनसे कहता है कि तुम्हें देखा होगा कि वहां पर उनजी उसको इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। युनजी ने वहां पर चिल्लाकर मेरी तरफ पुकारा था, मुझसे कहा था कि मेरी मदद करो क्योंकि तुम्हें मार्शल आर्ट्स आती हैं। अगर वो मेरी तरफ नहीं देख पाती तो मैं वहां पर चुपचाप निकल जाता, क्योंकि मुझे पता था कि तुम इनकी मदद कर सकते हो, तुम सभी को बचा सकते हो, और मैं चुपचाप वहां पर से चला जाता। लेकिन जब उसने वहां पर चिल्लाकर कहा कि मेरी मदद करो तो फिर मुझे वहां पर रुकना पड़ गया। और मास्टर ने मुझे कहा था कि अगर कोई यहाँ पर तुमसे मदद की पुकार लगाता है तो फिर उसकी मदद करने के लिए वहां पर जरूर रखना, फिर चाहे यहाँ पर कुछ भी हो जाए, मुझे वहां पर उसकी मदद करनी थी। तो मास्टर से कहता है तो अच्छा तो ये बात है, इसी वजह से तुम यहाँ पर ये सब कुछ इस तरह से एक्शन ले रहे थे, यानी कि तुम्हें सब कुछ पहले से पता था। तो हमारा विश योनो से कहता है तो अब मैं यहाँ पर तुमसे डायरेक्टली एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तुम लोग यहाँ पर गद्दारी की प्लानिंग कर रहे हो? तो मास्टर लियो से कहते हैं कि तो अगर हम लोग यहाँ पर ये कहें कि हम लोग कर रहे हैं तो फिर तुम हमारा क्या करोगे? हाँ, विश योनो से कहता है कि मैं तुम्हारा क्या ही कर सकता हूँ, मैं तो यहाँ पर तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर मेरा इस सबसे कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही मुझे यहाँ पर पॉलिटिक्स खेलनी है। तुम लोग यहाँ पर जो कुछ भी करना चाहते हो वो कर सकते हो। तुम यहाँ पर एम्परर के छोटे भाई हो, अगर तुम एम्परर को गद्दी के ऊपर से हटाकर उसकी जगह बैठना चाहते हो तो बैठ सकते हो, मेरा इस सबसे कोई लेना देना भी नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज में इंटरेस्ट है और वो है कुछ पैसे जिसके साथ मैं कुछ आराम की जिंदगी गुजार सकूं। तो मास्टर ली हंसना शुरू कर देते और कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम वाकई में काफी ज्यादा बेहतर हो, तुमने यहाँ पर सारे के सारे प्लान को बहुत ही अच्छे से एंटिसिपेट किया। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि हम लोग यहाँ पर किसी किस्म की कोई गद्दारी का प्लान नहीं बना रहे थे, हम लोग तो बस यहाँ पर अपनी फोर्सेस को गैदर कर रहे थे ताकि उस मंत्री नॉक जी के खिलाफ यहाँ पर अपनी फोर्सेस को इकट्ठा किया जा सके और नॉक जी को गद्दी के ऊपर से हटाया जा सके। बाकी यहाँ पर गद्दारी का हमारा कोई भी इरादा नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 19 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा वी योनो अब उसकी अगली मंजिल क्या होने वाली है और यहाँ पर से वो कहाँ जाने वाला है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? एसओएस के एपिसोड 20 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर्स वहां पर हमारे वी योनो से कहता है कि तुम तो एक बहुत ही समझदार इंसान हो, तुमने यहाँ पर हमारे प्लान को पकड़ लिया, लेकिन हम लोग यहाँ पर इस गैदरिंग को सिर्फ और सिर्फ मॉक जी के लिए इकट्ठा कर रहे हैं ताकि यहाँ पर उस मंत्री को उसकी पोजीशन के ऊपर से हटाया जा सके। वो एक बहुत ही कमीना इंसान है, इसके अलावा हमारा यहाँ पर कोई भी फायदा नहीं है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर यंग मास्टर नॉक को अचानक से क्यों भेजा गया, जबकि उसे ये पता था कि मैं यहाँ पर इस जगह के ऊपर मौजूद हूँ और उसे ये भी पता है कि मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ, और उसके बावजूद उसने यहाँ पर आकर हमारे गार्ड्स को मार डाला, हमें बंदी बना लिया, क्योंकि वो चाहता था कि मैं यहाँ पर उसके बेटे यंग मास्टर नॉक को मार डालूं। तो हमारा वी योनो जो था उसकी बात सुनने के बाद हैरान होता है, उससे कहता है कि यही तो गंदी पॉलिटिक्स है। वो जानबूझकर उसने अपने बेटे को यहाँ पर भेजा ताकि वो यहाँ पर आकर मेरे हाथ से मारा जाए, क्योंकि वो उसका असली बेटा नहीं है बल्कि अडॉप्टेड बेटा है, और अगर वो यहाँ पर मेरे हाथ से मारा जाता है तो उसके बाद उसके लिए हमें रास्ते से हटाना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर उसके यंग मास्टर नॉक को तो मार डालेंगे, लेकिन उसके बाद उसका फादर नॉक जी जो है इसका फायदा उठाएगा, बाकी मंत्रियों को हमारे खिलाफ कर देगा और उसके बाद हमारा पत्ता साफ कर देगा। इसी वजह से मैंने यहाँ पर अपनी पावर्स को यूज नहीं किया और ना ही यहाँ पर यंग मास्टर नॉक के ऊपर अटैक किया। लेकिन शुक्र है कि तुम यहाँ पर बीच में आकर तुमने आकर मुझे यहाँ पर ये सब कुछ करने से रोक दिया, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं करना पड़ा और उनका सारे का सारा ध्यान तुम्हारे ऊपर रहा। तुम्हारा वी योनो से कहता है अच्छा ये बात है, तो वो कहता है कि हाँ यही बात है। फिर साथ ही उससे कहते हैं अब भी बताओ क्या तुम यहाँ पर सीक्रेट रॉयल इंस्पेक्टर नहीं बनना चाहोगे? तो वो कहता है नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं बनना चाहूंगा क्योंकि मुझे काम नहीं करना। तो वो कहता है चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि जो पावर्स तुम्हारे पास है उन
पावर्स के तुम्हारे पास होने के बाद तुम्हें लगता है कि तुम सारी जिंदगी आराम से लेटे लेटे गुजार दोगे, तो ऐसा बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। ये दुनिया तुम्हें अकेले नहीं रहने देगी। तो वो कहता है जो भी हो मैं यहाँ पर ठीक हूँ। तो मास्टर कहता है तो फिर ठीक है, अब जबकि तुम यहाँ पर नहीं मानने वाले तो ठीक है, हम भी यहाँ पर तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे। तो वी योनो कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ। तो मास्टर से कहते हैं क्या तुम वाकई में जा रहे हो? मैं भी आज ही यहाँ पर से जा रहा हूँ। तो वी योनो से कहता है कि मैं इस जगह को छोड़कर नहीं जा रहा और उम्मीद करता हूँ कि दोबारा हम लोग दोबारा एक दूसरे को कभी नहीं देखेंगे। तो मास्टर से कहता है कि मैं तो उम्मीद करता हूँ कि दोबारा हम लोग दोबारा जरूर मिलेंगे और मुझे लगता है कि हम लोग मिलेंगे। तो वी योनो वहां पर चला जाता है। उसके चले जाने के बाद मास्टर हानली मुझसे कहता है कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? तो वो कहते हैं कि मैं इसके बारे में जो सोच रहा था वो काफी ज्यादा बदल गया है। पहले मुझे लगा था कि ये एक बेकार लड़का है, लेकिन इसकी मार्शल आर्ट्स प्रोवेस देखने के बाद लगता है कि ये यहाँ पर पॉलिटिक्स के लिए नहीं बना बल्कि ये एक मार्शल आर्टिस्ट है और ये मार्शल आर्ट्स दुनिया के लिए ही बना है। और ऊपर से ये बहुत ज्यादा समझदार है। हालांकि ये हर वक्त यहाँ पर सोया रहता है और लेजी रहता है, लेकिन जब अपना दिमाग यूज करता है तब ये यहाँ पर हिडन प्लान्स को भी जान लेता है, जैसे कि इसने मेरी मार्शल प्रोवेस और हमारे इस प्लान के बारे में जान लिया। तो इसी के साथ ही मास्टर से कहते तो फिलहाल के लिए तो मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ, फिर कभी यहाँ पर इस लड़के के बारे में बात करेंगे। और साथ ही मास्टर वहां से चले जाते हैं। जबकि हमारा वी योनो जो होता है रात के वक्त छत के ऊपर बड़े आराम से लेटा होता है और इसी के साथ ही मास्टर वहां पर आते हैं और उसे कहते हैं क्या तुम कल सुबह यहाँ से जाने वाले हो? तो हमारा वी योनो से कहता है कि नहीं सुबह तो नहीं जाने वाला, लेकिन अगर तुम चाहो तो फिर चला जाता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर से जाना तो पड़ेगा ही। तुम्हारा वी योनो से कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर तुम सभी को प्रॉपरली गुड बाय बोलकर ही जाऊंगा क्योंकि मास्टर ने कहा था कि इस जगह के ऊपर आना और आकर कुछ सीखना है और मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर से कुछ ना कुछ तो मिला ही है। तो मास्टर हानली मुझसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर से क्या सीखने को मिला? तो हमारा वी योनो से कहता है कि मुझे यहाँ पर आकर काफी कुछ सीखने को मिला है। तो वो कहते हैं यही तो पूछ रहा हूँ तुम्हें क्या सीखने को मिला है? तो वो कहता है कि मुझे यहाँ पर ये कुछ सीखने को मिला है कि अगर हम लोग यहाँ पर किताबें पढ़ते रहे तो किताबों के अंदर वो सब कुछ नहीं मिलेगा जो कि रियल जिंदगी से हमें मिल सकता है। सिर्फ और सिर्फ किताबें पढ़ने से हमें ज्ञान मिल सकता है, लेकिन एक्सपीरियंस जो होता है वो रियल लाइफ से मिलने वाला है। जैसे कि यहाँ पर ये हानलीम जगह जो है ये बहुत ज्यादा खतरनाक जगह है। बाहर से ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा इंस्टीट्यूट दिखाई देता है जहां पर लोग नॉलेज हासिल करने के लिए आते हैं। तो मास्टर से कहता है कि तुमने यहाँ पर इसको एक खतरनाक जगह क्यों कहा? क्या तुम्हें यहाँ पर कोई खतरा है? तुम्हारा वी योनो से कहता है कि क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मुझे इस बारे में पता नहीं होगा? मास्टर हानलिम क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी मार्शल प्रोवेस के बारे में नहीं पता? क्योंकि अगर यहाँ पर बात की जाए मास्टर ली वैंगजा और तुम दोनों के बीच की, तो मुझे लगता है कि तुम उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो और अगर तुम चाहो तो वहां पर एक सेकंड में ही उस जंग मास्टर नॉक को पूरी तरह से मार सकते थे और उसके सभी साथियों को भी मार सकते थे। तुम यहाँ पर असली रूलिन के मॉन्स्टर हो जो कि यहाँ पर छुप कर बैठा हुआ है, लेकिन किसी को इस बारे में पता नहीं है। तो मास्टर कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें पहले से पता था कि मैं भी एक पावरफुल मार्शल मास्टर हूं। तो मास्टर योनो से कहता है कि हाँ जब मैं यहाँ पर पहुंचा था और पहली बार तुम्हारे साथ गो गेम खेली थी मुझे उसी वक्त समझ आ गई थी कि तुम एक बहुत ही पावरफुल इंसान हो, लेकिन तुम किसी को बताना नहीं चाहते। तो वो कहता है कि मेरे पर एक फेवर करोगे? तुम्हारा योनो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारे पर जरूर फेवर करूंगा, मैं किसी को इस बारे में नहीं बताऊंगा, तुम्हारा राज मेरे साथ राज ही रहेगा। तुम्हारा वीच योनो से कहता है कि मैं बस यहाँ पर एक बात को नहीं समझ पाया, मेरे मास्टर ने मुझे यहाँ पर भेजा क्यों था? मेरे मास्टर ने कहा था कि रूलिन में जाना, वहां पर जाकर कुछ सीखना है। अब मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने मुझे क्या सीखने के लिए भेजा है। तो इसी के साथ ही मास्टर जो होते हैं उसे कहता है कि उन्होंने तुम्हें यही तो यहाँ पर सीखने के लिए भेजा है। तो वीच योनो कहता है क्या सीखने के लिए भेजा है? मुझे लगा था कि यहाँ पर तुम लोग राइटनेस के ऊपर हो, लेकिन तुम लोग तो यहाँ पर कुछ ऐसे प्लान्स बना रहे हो और कुछ अपनी पावर्स को छुपा कर बैठे हुए और यहाँ पर कुछ गंदी पॉलिटिक्स कर रहे हो। क्या मैं यहाँ पर ये सब सीखने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आया होगा। मेरे मास्टर ने मुझे यहाँ पर ये छाल और कपट सीखने के लिए तो नहीं भेजा होगा। तो मास्टर रूलिन उसे यहाँ पर समझाते हैं, वो उसे दुनिया के बारे में बताते हैं कि तुम बच्चे हो, लगता है कि तुम अभी भी यहाँ पर घर से निकले और तुम्हें यहाँ पर दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। बाहर से अच्छी दिखने वाली दुनिया हमेशा यहाँ पर अच्छी नहीं होती, यानी कि हर चमकती चीज यहाँ पर सोना नहीं होती। तो मास्टर हानली मुझसे यहाँ पर कुछ डिटेल में ऐसी बातें बताते हैं जो काफी ज्यादा अच्छी होती है, जिसकी वजह से हमारे वीच योनो को वहां पर कुछ महसूस होता है। वो अपनी आंखें बंद करता है तो उसकी बॉडी से एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है, जैसे कि उसे यहाँ पर एनलाइटमेंट मिली और उसने यहाँ पर शायद ब्रेक थ्रू कर लिया। और मास्टर हानलिम भी जंप करते हुए ऊपर चले जाते हैं और कहते हैं कि लगता है कि इस लड़के को वाकई में वो चीज मिल गई है जिस चीज के लिए इसके मास्टर ने इसे इस जगह के ऊपर भेजा था। तो मास्टर इस बात से काफी ज्यादा खुश लग रहे होते हैं। तो वीच योनो अपनी आंखें खोलता है, वहां पर ब्रेक थ्रू करने के बाद मास्टर की तरफ देखता है। तो मास्टर से कहता है क्या तुम्हें महसूस हुआ कि तुमने कुछ सीखा है? तुम्हारा वीच योनो कहता है कि मुझे अपने अंदर कुछ महसूस तो हुआ, जैसे कि कुछ यहाँ पर बदला है, लेकिन मुझे सही तरह से महसूस नहीं हो रहा कि क्या मैंने यहाँ पर ब्रेक थ्रू भी किया है या नहीं। तो मास्टर से कहता है कोई बात नहीं, जब तक ये सारी बातें तुम्हारे दिमाग में तुम्हें याद रहेंगी मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए इतना ही काफी है। एक जगह के ऊपर से तुम्हें यहाँ पर इतनी नॉलेज मिली है तो तुम्हारे मास्टर के प्लान के मुताबिक अभी बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर तुम्हें जाना, वहां पर हर सेक्टर से तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। तो साथ ही वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि एक ना एक दिन तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि तुम्हारे मास्टर ने तुम्हारी इस जर्नी को प्लान क्यों किया, क्या है तुमने यहाँ पर पूरी दुनिया का चक्कर क्यों लगाना है। उसी के साथ ही मास्टर वहां पर चले जाते हैं, जबकि माँ वीच योनो जो होता है फिर से वहीं पर छत के ऊपर ही लेट जाता है और अपनी बॉडी के अंदर जहां पर वो पिल होती है, जो पिल मास्टर ने अपनी एनर्जी के बनाकर उसे खिलाई थी, वो कहता है कि मुझे यहाँ पर श्योर कुछ महसूस हुआ था, लेकिन इसके बावजूद ये क्या था मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। क्या मास्टर ने मुझे यही विजडम लेने के लिए यहाँ पर भेजा था? आखिर मास्टर का मकसद क्या था मुझे हानलिम
हानलिम इंस्टीट्यूट में भेजने का। फिर साथ ही वो कहता है चलो छोड़ो, मुझे यहाँ पर फिलहाल के लिए सवालों के जवाब नहीं मिलने वाले। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें अगले दिन का दिखाया जाता है। अगले दिन का नहीं बल्कि कुछ हफ्तों के बाद का दिखाया जाता है कि मास्टर हानलिम उसके पास आता है और उसे कहता है कि लड़के तुम तो कह रहे थे कि तुम चले जाओगे और तुम यहाँ पर प्रॉपर्ली गुड बाय बोलने के बाद चले जाओगे, लेकिन अब यहाँ पर 2 हफ्ते हो गए हैं। तो महावीर योनो से कहता है कि मास्टर जब भी मैं सुबह उठता हूँ फिर सूरज ढलना शुरू हो जाता है और फिर मैं कहता हूँ कि चलो सो जाता हूँ, अगले दिन यहाँ पर से निकलूंगा। तो मास्टर हानलिम कहता है कि बच्चे यही बात कहते कहते जहाँ पर 2 हफ्ते हो गए, पिछले 2 हफ्ते से तुम यहीं पर बिस्तर के पर पड़े हुए हो। तो महावीर योनो कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं कल चला जाऊंगा। और इसी के साथ ही बाहर से आवाज आती है। उनजी वहां पर अपने साथ एस्कॉर्ट एजेंसी के लोगों को लेकर आती है जो कि ड्रैगन एस्कॉर्ट एजेंसी के लोग होते हैं। तो वो उनसे कहते हैं कि बताओ कि हमें कौन सी चीजें ट्रांसपोर्ट करनी है। तो अपने साथ 2 लोगों को लेकर आती है जो कि यहाँ पर से माल उठाने के लिए आते हैं। वो अपने साथ अंदर लेकर आती है और कहते हैं कि वहां पर सामने वो आइटम, हमें वो आइटम यहाँ से ट्रांसपोर्ट करवानी है, तुम्हें इस आइटम को लेकर जाना है। तो वो लोग जो उसके साथ आते हैं वो कहते हैं कि लेकिन मैम क्या आप मजाक कर रही हैं, ये तो एक इंसान है, हम यहाँ पर आइटम उठाने के लिए आए हैं। यानी कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ चीजें ट्रांसपोर्ट करते हैं और इंसानों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक अलग कैरेज का बंदोबस्त किया जाता है। यानी कि उसके लिए एक फैंसी और एक खास किस्म की कैरेज होती है जिसमें उसे बिठा कर ले जाया जा सके। तो मिस मुंजी उनसे कहते हैं कि तुम्हें ये इंसान दिखाई देता है लेकिन असल में ये इंसान है नहीं, तुम्हें बस इसे उठाना और अपनी कैरेज के अंदर डालना, जहां पर से लेकर इसे दूसरी जगह के ऊपर चले जाओ, बस इसे यहाँ पर से बाहर निकाल दो। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 20 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या वाकई में हमारा वी योनो अब यहाँ पर हानलिम को छोड़कर आगे बढ़ने वाला है और आगे की उसकी मंजिल क्या है, क्या वो यहाँ पर से किसी दूसरे क्लैन में जाएगा और वहां पर क्या होगा। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। एसओएस के एपिसोड 201 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वहां पर ड्रैगन कैरेज के लोग आते हैं और वो लोग आकर कहते हैं कि हमें किस चीज को लेकर जाना है। तो मुंजी उनसे कहते हैं कि वहां पर सामने जो लड़का बैठा है इसे उठाकर ले जाओ। तो वो कहता है लेकिन मैम ये तो एक इंसान है, हम इंसान को इस तरह से लेकर नहीं जा सकते। तो वो उनसे कहते हैं कोई बात नहीं, तुम लोग अपने साथ जानवरों को तो भी लेकर जाते हो और जानवरों के लिए तुम्हारे पास कोई पिंजरा तो होगा, इसे बस गाय भैंस समझो, इसे उठाओ और जाकर पिंजरे के अंदर डाल दो। ये तुम्हें बिल्कुल भी तंग नहीं करेगा, तुम्हें बस दिन में 3 दफा इसे खाना देना, चुपचाप वहां पर पिंजरे के अंदर बैठा रहेगा, के सोया रहेगा और तुम्हें तंग भी नहीं करेगा, बस इसे यहाँ पर से उठाकर ले जाओ। तो इसी के साथ ही वो लड़का उसे कहता है लेकिन आपके लिए कहना आसान है, हम इसे कैसे लेकर जाएंगे। तो मुंजी उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें इसकी डबल कीमत दूंगी। तो वो कहता है नहीं मैम फिर भी नहीं, यहाँ पर इस इंसान को हम ऐसे नहीं लेकर जा सकते। तो मुंजी उसे कहते हैं 3 गुना। फिर साथ ही वो कहता है नहीं अभी भी नहीं। जैसी हमारी मुंजी उसे कहते हैं कि हम तुम्हें 4 गुना देंगे, वो लड़का उसे कहता है तो फिर डील हुई, हम इसको लेकर जाने को तैयार हैं। और इसी के साथ ही वो कहता है कि सर प्लीज आ जाए, हम आपको अपनी कैरेज के अंदर लेकर चलते हैं। तब किसी के साथ ही वी योनो चलाकर मुंजी से कहता है तुम क्या कर रही हो, क्या तुम यहाँ पर मुझे गाय भैंस समझती हो जो मुझे पिंजरे में डालकर यहाँ पर से भिजवाना चाहती हो। तो उसे कहती है कि शुक्र है कि तुम्हें पता तो चला कि तुम यहाँ पर एक गाय भैंस ही हो, सारा दिन तुम यहाँ पर पड़े रहते हो, खाते हो पीते हो सो जाते हो, खाते हो पीते हो सो जाते हो, तुमने हमें तंग कर रखा है। तो फादर उसे कहता है ये क्या चल रहा है। तो मुझे उसे कहते हैं कि फादर हम लोग यहाँ पर इस पैरासाइट से अब छुटकारा पाने वाले हैं, ये कब से यहाँ पर हमारे घर में पसरा हुआ है, जहाँ पर सिर्फ 3 टाइम का खाना खाता है फिर सो जाता है और कुछ भी नहीं करता, हमें यहाँ पर इसे जान छुड़वा लेनी चाहिए। तो महावीर योनो से कहता है क्या तुम अपने सेवियर के बारे में ये कहोगे कि मैं एक पैरासाइट हूं, मैंने तुम लोगों की मदद की थी, क्या तुम उस सब के बारे में भूल चुके हो। तो मास्टर से कहते हैं कि हाँ मुझे लगता है कि इसने यहाँ पर हमारी मदद की थी, तो कम से कम हमें यहाँ पर थोड़ी बहुत तो शर्म करनी चाहिए। तो मुंजी उसे कहते हैं लेकिन डैड इस बंदे ने कितने दिनों से यहाँ पर पड़ा हुआ है, इस बंदे ने यहाँ पर हमारी मदद की, लेकिन अब हम लोग तो यहाँ पर इसकी मदद कर रहे हैं, इसने खुद ही कहा था कि इसे यहाँ पर से हिबी क्लैन की तरफ आगे बढ़ना है। ये ड्रैगन स्क्वाड्रन कैरेज के लोग भी यहाँ पर से हिबी क्लैन की तरफ ही जा रहे हैं और अगर हम लोग यहाँ पर इसे इस कैरेज के साथ भिजवा देते हैं और 4 गुना रकम तो हमारी लग रही है, यानी पैसे हमारे लगेंगे और इससे वैसे भी पैदल चलना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसे जाना तो है ही और यहाँ पर हिबी क्लैन बहुत ज्यादा दूर भी है, अगर जो कैरेज के ऊपर जाएगा तो मुफ्त चला जाएगा, दिन में 3 टाइम का खाना भी इसे रास्ते में बिल्कुल फ्री मिलने वाला है और इसे यहाँ पर चलकर नहीं जाना पड़ेगा, अपने पैसे जाया नहीं करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब यह है कि हम लोग इसकी मदद कर रहे हैं। तो वी योनो से कहते हैं कि हाँ तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक ही लगती है कि तुम यहाँ पर मुफ्त में मुझे हिबी में पहुंचा दोगी। तो वो उसे कहते हैं देखा मैंने कहा था ना। तो वो उसे कहते हैं अब जल्दी से तैयार हो जाओ, ये लोग तुम्हें वहां पर ले जाएंगे और तुम्हें तुम्हारी मंजिल के ऊपर छोड़ देंगे, क्या अब तुम यहाँ पर कन्विंस्ड हो। तुम्हारा वी योनो जो वो कहता है तो क्यों ना कल मैं यहाँ पर से चला जाऊं, मैं जहाँ पर मेरी मॉम ने कहा था कि स्ट्रेंजर्स के साथ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। तो मुंजी उसे कहते हैं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमने यहाँ पर इन्हें अच्छे पैसे दिए हैं, अब ये स्ट्रेंजर्स नहीं रहे बल्कि अब ये तुम्हारी रक्षा ऐसी तरह करेंगे जैसे कि किसी आइटम को लेकर जा रहे हैं, यानी गाय भैंस को लेकर जा रहे हैं। उसके बाद हमारा वी योनो जो होता है वहां पर उनकी कैरेज के ऊपर सामान लोड होता है, उसके ऊपर चढ़कर बैठ जाता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर लगा नहीं था कि तुम लोग यहाँ पर इतनी जल्दी मुझे भेज दोगे, अभी मैं कुछ दिन और रुकना चाहता था। मुंजी कहती है नहीं बस बहुत हो गया, अब ठीक है गुड बाय, आप चले जाओ
जाओ यहाँ से। और मास्टर भी उसे कहता है कि बच्चे अपना ध्यान रखना और अपने सवालों के जवाब ढूंढते रहना। तो हमारा वी जोनो कहता है कि तुम्हारी बेटी को देखकर लगता है कि मुझे मेरे जाने से काफी ज्यादा खुश है, और इसी के साथ में उनसे कहता है चलो कैरेज वालों चलते हैं, और वो वहीं पर कैरेज के ऊपर ही लेट जाता है। जैसे वहां पर से कैरेज चलती है तो हमारा वी जोनो जो होता है वहां पर आराम से लेटा होता है। तो हमारी मुंजी उसे आवाज देती है, तुम्हारा वी जोनो से कहता है कि अब क्या मसला है। तो उसे कहती है कि अपना ध्यान रखना, मुझे यहाँ पर तुम बिल्कुल ही पसंद नहीं थे और दोबारा कभी यहाँ पर लौट कर मत आना। तुम्हारा वी जोनो कहता है अच्छा ठीक है मैं दोबारा कभी यहाँ पर नहीं आऊंगा, और इसी के साथ उनकी कैरेज वहां पर से निकल जाती है। अब उनके वहां पर चले जाने के बाद हमारी मुंजी जो होती है वहां पर हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है कि लेजी इंसान अब ठीक है, गुड बाय, और काश यहाँ पर दोबारा हम लोग फिर से मिल पाए। और इसी के साथ अब यहाँ पर से कैरेज जो होती है वो आगे बढ़ जाती है, और कैरेज वाले लोग जो होते हैं जब अपने कैप्टन के पास पहुंचते हैं तो कैप्टन उनसे कहता है कि बेवकूफो, तुम लोग वहां पर हानलिम क्लैन के अंदर गए थे एक माल उठाने के लिए, और माल के नाम पर इंसान को उठाकर ले आए हो। तो उनसे कहता है सर यही हमारा पैकेज है, इसे हमें डिलीवर करना है, हमें हिबी में से लेकर जाना है। तो वो उसे कहते हैं लेकिन ये एक इंसान है, तुम्हें पता है ना कि इंसान के लिए प्रोटोकॉल्स अलग होते हैं, हमें यहाँ पर एक दूसरी कैरेज को लाना पड़ता है जिसमें उसे बिठाकर या फिर लेटाकर लेकर जाते हैं, और इस तरह बॉक्सेस के ऊपर जो बेचारा कैसे लेटा हुआ है। तो कैप्टन का साथी उसे कहता है लेकिन बॉस हमें यहाँ पर यही कहा गया था कि ये हमसे सवाल भी नहीं पूछेगा, हमें तंग भी नहीं करेगा, जो बिल्कुल गाय भैंस की तरह है, बस 3 बार दिन में से खाना दे दिया जाए, ये सारा दिन यहाँ पर पड़ा रहेगा, यानी सोया रहेगा। कैप्टन उसे कहता है कि मुझे ये बताओ कि कब से ये सो रहा है। तो वो कहता है जब से हम लोग वहां पर हानलिम इंस्टीट्यूट से निकले थे तब से ये सोया हुआ है। तो कैप्टन कहता है कि क्या ये कोई बड़ा सा बर्फानी रीच है जो सारा दिन यहाँ पर सोते हैं, यानी बर्फ में 6 महीने तक सो सकते हैं। तो इसी के साथ ही कैप्टन कहता है कि मुझे इससे बात करने दो, और वो उसे कहता है कि ओए लड़के जल्दी से उठो, और साथ ही वो बॉक्स के ऊपर नॉक करता है। तो वहां वी जोनो से कहता है कि अब तुम्हें क्या दिक्कत है। तो कैप्टन उसे कहता है कि मैं इस एस्कॉर्ट एजेंसी का लीडर हूँ, यानी कि मैं इस एस्कॉर्ट का कैप्टन होने वाला हूँ, और मेरा नाम गॉक वी हैंग है। वी जोनो से कहता है कि ये तो अच्छी बात है कि तुम्हारा नाम गॉक वी हैंग है, लेकिन मैं यहाँ पर इसका क्या करूँ। तो वो उसे कहता है कि हम यहाँ पर से चीजें ट्रांसपोर्ट करने के लिए लेकर जा रहे हैं, तो क्या तुम्हें यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर तुम चाहो तो तुम आगे आकर घोड़े के ऊपर बैठ सकते हो, या फिर तुम यहीं पर बॉक्सेस के ऊपर लेटने वाले हो। तो वो कहता है ठीक है मैं यहाँ पर बॉक्सेस के ऊपर ही ठीक हूँ, वैसे भी यहाँ पर मुझे एक आइटम यानी कि एक चीज बनाकर ले जाया जा रहा है। तो कैप्टन कहता है कि क्या वाकई में तुम कंफर्टेबल हो। तो वो कहता है मैं कंफर्टेबल हूँ, अब जल्दी से चलना स्टार्ट करो। और इसी के साथ वो लोग जो होते हैं अपनी सफर के ऊपर चल पड़ते हैं, अपनी कैरेज को स्टार्ट करते हैं। तो रास्ते में जाते हुए हमारा जो वी जोनो होता है वो काफी ज्यादा बोर हो जाता है और कहता है कि ये बहुत ज्यादा बोरिंग है, पिछले कई दिनों से हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, पता नहीं कब हम लोग हिबी प्लान में पहुंचेंगे। मास्टर ने यहाँ पर मुझे एक बहुत ही बुरी आदत डाल दिया कि जब मैं यहाँ पर सोता हूँ तो मास्टर के सपने आते हैं, यानी कि मैं अपनी स्पिरिचुअल राम के अंदर भी वहां पर मास्टर के साथ ट्रेनिंग करता हूँ, मैं ठीक से सो भी नहीं पाता, फिर भी यहाँ पर मुझे सोने की आदत लगी हुई है। अब मैं यहाँ पर करूंगा क्या, कब यहाँ पर ये सफर खत्म होगा और कब मैं यहाँ पर अपनी जिंदगी गुजार पाऊंगा। यानी कि मुझे मास्टर के दिए हुए प्लान को पूरा करना है, मास्टर ने मुझे जहां जहां जाने का कहा था वो सब कुछ करना है, और उसके बाद फिर मैं फाइनली आजाद हो जाऊंगा। मास्टर की आखिरी ख्वाहिश को तो पूरा करना ही पड़ेगा। और इसी के साथ ही उनकी कैरेज वहीं पर रुक जाती है। तुम्हारा वी जोनो कहता है कि अब यहाँ पर क्या हो गया, हम लोग क्यों रुके हैं। तो कैप्टन उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि वहां पर सामने झाड़ियों में कोई है। तो वो चलाकर कहता है कौन है वहां पर, जल्दी से बाहर निकलो, मेरा नाम गॉक बी हैंग है और मैं स्विफ्ट ड्रैगन एस्कॉर्ट एजेंसी का मास्टर हूं, मैं चाहता हूं कि तुम बाहर निकलो और हमारे सामने आओ। तुम्हारा वी जोनो कहता है क्या यहाँ पर हमारे पर बैंडिट्स ने अटैक किया है, लेकिन झाड़ियों के अंदर से आवाज आ रही होती है लेकिन कोई निकल नहीं रहा था। तो कैप्टन गॉक कहता है कि कोई तो है लेकिन वो बाहर नहीं निकल रहा, क्या वो यहाँ पर से हमारे पास चीजें चोरी करने के लिए आया है। अगर वो चोर भी है या बैंडिट भी है तब भी मुझे लगता है कोई एमेच्योर बैंडिट्स हैं, यानी कि उन्हें यहाँ पर पहली बार ही लूटने के लिए आए होंगे, या फिर कोई बहुत ही खतरनाक इंसान हो सकता है। मास्टर जी के साथ अपनी तलवार निकालता और कहता है कि मुझे नहीं पता कि अब यहाँ पर झाड़ियों के अंदर से कौन निकलने वाला है, एक बार वो निकले तभी तो मुझे पता चलेगा। फिर साथ ही कैप्टन कहता है कि मैं दोबारा तुमसे कह रहा हूँ कि जल्दी से बाहर निकलो, अगर तुम बाहर नहीं निकलोगे तो फिर हम तुम्हारे पर अटैक कर देंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर से आगे बढ़ना चाहते हैं और तुम हमारा रास्ता रोक रहे हो। तो इसी के साथ ही वहां पर से झाड़ियां हिलती हैं और फिर झाड़ियां हिलने के बाद थोड़ी देर के बाद एक हट्टा कट्टा सा बंदा वहां से बाहर निकलता है। एक यंग लड़का होता है जिसकी बॉडी बिल्ड काफी ज्यादा हैवी होती है। तो जैसे वो बाहर निकलता है तो कैप्टन गॉक उसे कहता है कि अब तुम कौन हो। तो उसके पास एक बहुत ही हैवी सा ब्लेड भी होता है। वहां पर बाहर निकलने के बाद उन्हें रिस्पेक्ट देता है और कहता है कि मेरा नाम पैंग डोजियोक है, मैं हिबी के पैंग क्लैन से हूँ। तो मास्टर गॉक उसे कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर स्विफ्ट ड्रैगन एस्कॉर्ट एजेंसीज हैं, लेकिन तुम यहाँ पर झाड़ियों के अंदर कर क्या रहे थे। तो वो कहता है कुछ दुश्मन मेरा पीछा कर रहे हैं और मैं बुरी तरह जख्मी हूं, मैं उनसे अपनी जान बचाकर भाग रहा हूँ, इसी वजह से मैं यहाँ पर छुपा हुआ था, तो क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। तो इसी के साथ ही उसे कहता है कि हम तुम्हारी मदद तो कर सकते हैं लेकिन हम लोग यहाँ पर तुम्हारी फाइट का हिस्सा नहीं बन सकते, क्योंकि हम लोग यहाँ पर फाइटर्स नहीं है। इसके साथ ही हमारा सीन जो होता है हमारे हिस्टोरियन के ऊपर आता है, जहाँ पर वो मैड डॉग जो होता है उसे कहता है कि लड़के क्या तुम हिबी के पैंग क्लैन में गए थे, वहां पर से जिस पैट्रियार्च ने तुम्हें उठाकर बाहर फेंका था, तुम्हारे पर साल्ट फेंका था, ये वही लड़का था जो इस वक्त उनके रास्ते में वहां पर निकला है। यानी कि वो लड़का पैंग डोजियोक जो कि उस वक्त वी जोनो के रास्ते में मिला था, वो आज यहाँ पर उनकी फैमिली का पैट्रियार्च है, लेकिन उस वक्त उसे नहीं पता था। इस वी जोनो के रास्ते में आने की वजह से अब उसके साथ जो बुरा होने वाला है वो इस बारे में बिल्कुल भी इसका आइडिया नहीं था। यहाँ पर हमारी एपिसोड 21 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड
एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे यहाँ पर यंग मास्टर पैंग के साथ क्या होने वाला है हमारे वी योनो की वजह से। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग एसओएस के एपिसोड 22 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा पैंग जो होता है वहां पर उनके सामने अपीयर होता है, तो वो सभी लोग उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि वो उनसे कहता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है जिसकी वजह से मेरी हालत खराब है और मैं भाग रहा हूँ, तो क्या तुम लोग यहाँ पर मेरी मदद कर सकते हो। तो कैप्टन उसे कहता है कि फिर हम लोग तुम्हारी मदद कैसे करेंगे। तो वो उसे कहता है कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, क्या तुम यहाँ पर अपनी कैरेज के अंदर मुझे छुपा सकते हो। अगर तुम यहाँ पर मुझे इस माउंटेन से बाहर निकालते हो तो फिर मेरी पैंग फैमिली तुम्हें इसके बदले में काफी कुछ रिपे कर सकती है। तो इसी के साथ ही कैप्टन जो होता है उसे कहता है कि हमारे पास एक बड़ा सा ड्रम है, क्या तुम इस ड्रम के अंदर छुप सकते हो। अगर छुप सकते हो तो फिर हम तुम्हें इस जंगल से बाहर निकाल देंगे। तो वो कहता है तो फिर ठीक है, और इसी के साथ ही वो ड्रम की तरफ आगे बढ़ता है, जबकि हमारा वी योनो जो था ऊपर लेटा लेटा उसकी तरफ घूर घूर का देख रहा होता है। तो कैप्टन उसे कहता है कि उसे छोड़ो, चुपचाप यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर आ जाओ, यानी इस बड़े ड्रम के अंदर आ जाओ। तो वो उस ड्रम के अंदर जाकर बैठ जाता है और कैप्टन ऊपर से ढक्कन को बंद कर देता है और कहता है कोई भी आवाज मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए, बस चुपचाप अंदर बैठे रहना। तो यंग मास्टर पैंग उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं कोई बात नहीं करूंगा। और इसी के साथ ही हमारा वी योनो सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर इस कमीने की वजह से हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है, क्योंकि अब यहाँ पर हमारे साथ है और यहाँ पर इसका लोग पीछा कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम सभी लोग खतरे में पड़ जाएंगे। जब किसी के साथ ही वो लड़का जो होता है वो कहता है प्लीज मुझे माफ करना कि मेरी वजह से तुम सभी लोग यहाँ पर दिक्कत में पड़ने वाले हो, लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी की काइंडनेस का बदला मैं चुका दूंगा, यानी कि यहाँ पर जब मैं सेफली निकल जाऊंगा मैं तुम सभी की काइंडनेस का बदला जरूर चुकाऊंगा। तो वहां वी योनो से कहता है कि जब सब लोग यहाँ पर मारे जाएंगे तुम्हारी वजह से, तो फिर यहाँ पर कौन सी काइंडनेस का बदला चुकाओगे। यंग मास्टर पैंग उसे कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम यहाँ पर आपशुगनी बात क्यों कर रहे हो। तो वी योनो से कहता तो फिर मैं यहाँ पर और क्या कहूँ, तुमने यहाँ पर कुछ उल्टा सीधा किया जिसकी वजह से लोग तुम्हारा पीछा कर रहे हैं और तुम यहाँ पर इनसे आकर मदद मांगकर इनके ड्रम के अंदर छुप गए हो और ये सभी लोग यहाँ पर खतरे में पड़ जाएंगे। हालांकि ये सभी लोग मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं है, तुम्हें यहाँ पर जो कुछ भी किया उसका खमियाजा तुम्हें खुद भुगतना चाहिए, उसका हिसाब तुम्हें खुद चुकाना चाहिए। तुम यहाँ पर सभी लोगों की जान को खतरे में कैसे डाल सकते हो। फिर साथ ही वो कहता है कि अब यहाँ पर और कोई बात मत करना, मैं बस सोना चाहता और मुझे डिस्टर्ब मत करना। और साथ ही हमारा वी योनो वहां पर सो जाता है। तो थोड़ी देर के बाद हमारा कैप्टन जो होता है वो रास्ते में सोच रहा होता है कि माउंटेन जो है वो तो निकलने वाली, यानी कि हम लोग इस माउंटेन से बाहर निकल जाएंगे। तो उसके बाद पैंग डोजियोक जो है वो अपने रास्ते चला जाएगा। हम लोगों ने यहाँ पर उसकी जान बचाई है, तो पैंग फैमिली के साथ हमारा रिलेशनशिप काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। लेकिन साथ ही वहां पर सामने से आवाज आती है कि रुक जाओ। तो कैप्टन और बाकी के सभी लोग अपनी कैरेज को वहां पर रोकते हैं क्योंकि उनके सामने ग्रीन फॉरेस्ट के बैंडिट्स आकर खड़े हो जाते हैं। तो ग्रीन फॉरेस्ट के बैंडिट्स जो होते हैं वहां पर चारों तरफ से उन्हें घेर लेते हैं और कहता है कि यहीं पर रुक जाओ। तो इसी के साथ ही ग्रीन फॉरेस्ट बैंडिट्स का जो कैप्टन होता है वो अपनी तलवार लेकर सामने खड़ा होता है। तो हमारा कैप्टन कहता है कि ये तो ग्रीन फॉरेस्ट के बैंडिट्स हैं, मुझे यहाँ पर इनसे तमीज से बात करनी पड़ेगी। तो वो नीचे उतरता है और उसे अपना नाम बताता है, फिर साथ उसे अपनी स्क्वाड्रन का नाम बताता है, फिर साथ उसे कहता है ग्रीन फॉरेस्ट के लोग यहाँ पर हमारा रास्ता क्यों ब्लॉक कर रहे हैं। तो ग्रीन कैप्टन उसे कहता है कि क्या तुमने यहाँ पर किसी यंग लड़के को देखा है जिसने रेड कलर के कपड़े पहने हुए थे, हम उस लड़के का पीछा कर रहे हैं। तो कैप्टन कहता है नहीं, हमने यहाँ पर किसी भी रेड कपड़ों वाले बंदे को नहीं देखा। तो ग्रीन कैप्टन उसे कहता है क्या वाकई में तुम श्योर हो कि तुमने यहाँ पर किसी ऐसे बंदे को नहीं देखा, क्योंकि अगर तुम लोग यहाँ पर हमसे झूठ बोल रहे हो तो फिर तुम लोग अपनी कैरेज को सही सलामत इस माउंटेन से बाहर लेकर नहीं जा पाओगे। तो हमारा कैप्टन उसे कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, यहाँ पर तुम देख सकते हो हमारे पास ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसके पास यहाँ पर रेड कपड़े हों, और वैसे भी हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक कैरेज वाले लोग हैं, यानी कि हम लोग यहाँ पर से सामान ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और हमारा यहाँ पर इस तरह के झमेलू में पड़ने का कोई इरादा नहीं और ना ही हम लोग किसी की इस तरह मदद करते हैं। इसलिए तुम यहाँ पर हमारे बारे में तो जानती होगी कि हम लोग यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट या फिर किसी भी बड़ी फोर्सेस के साथ पंगा नहीं लेते, क्योंकि हमारा काम है बिजनेस का है। तो इसी के साथ ग्रीन कैप्टन जो होता है वी योनो की तरफ इशारा करता है और कहता है कि अब ये बंदा कौन है जो ऊपर लेटा हुआ है। तो योनो से कहता है कि मैं तो बस एक आइटम हूं जिसे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। तो वो सभी लोग ये बात सुनने के बाद खामोश हो जाते हैं। तो कैप्टन कहता है कि इसका क्या मतलब था, इसने अभी भी यहाँ पर क्या कहा है। तो इसी के साथ हमारा कैप्टन आगे बढ़ता जाकर उसके कान में कहता है कि तुम्हें इसकी बातों को माइंड करने की जरूरत नहीं है, असल में वो बेचारा पागल है, उस पागल को हम लोग यहाँ पर से सामान की तरह ही उठाकर लेकर जा रहे हैं, उसे डिलीवर करने के काफी अच्छे पैसे मिले हैं। तो ग्रीन कैप्टन उसे कहता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर ये कह रहे थे कि तुम यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट के लोगों से पंगा नहीं लेना चाहते, और अब तुम भी यहाँ पर मुझसे झूठ बोल रहे हो। ये लड़का यहाँ पर कोई आइटम नहीं है, बल्कि ये बेस बदलकर तुम्हारे साथ जा रहा है। तो कैप्टन उसे कहता है कि कहीं तुम पागल तो नहीं हो, मैंने यहाँ पर तुम्हें बताया ना कि वो लड़का पागल है और उसे हम यहाँ सामान की तरह लेकर जा रहे हैं। ग्रीन कैप्टन उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था, कहता है कि मुझे लगता है कि तुम इस तरह से मुझे नहीं बताने वाले, मैंने यहाँ पर कहा भी था कि मुझसे झूठ मत बोलना वरना ग्रीन फॉरेस्ट के लोग तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। और हमारा वी योनो भी उसे कहता है क्या तुम अंधे हो या तुम्हें कलर ब्लाइंडनेस है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैंने व्हाइट कलर के
कपड़े पहने, मैंने रेड नहीं पहना हुआ। तो कैप्टन भी उससे कहता है कि हाँ वो देखो उसने व्हाइट पहने हुए हैं। तो इसी के साथ ही वो ग्रीन कैप्टन जो होता है अपनी तलवार निकालता और कहता है अपनी बकवास बंद करो, वो यहीं पर है, तुमने उस बंदे को यहीं पर छुपाया हुआ है, मुझे पता है। अब यहाँ पर मैं तुमसे पूछना स्टार्ट करूंगा, एक एक करके तुमसे पूछूंगा, अगर तुम लोग यहाँ पर जवाब नहीं दोगे कि एक एक करके मैं तुम सभी को मारना शुरू कर दूंगा। और अगर तुम में से किसी ने यहाँ पर अपना हाथ उठाकर मुझे बता दिया कि तुमने उसे कहां पर देखा या कहां पर छुपाया हुआ है, तो फिर मैं यहाँ पर तुम सभी को छोड़ दूंगा। तो आप जल्दी से यहाँ पर नीचे बैठ जाओ और बाकी के लोगों को भी वहां पर नीचे उतार लेते हैं। और सबसे पहले वो एक वाले से पूछते हैं कि अब सबसे पहले तुमसे शुरू करते हैं। तो वो कहता है नहीं नहीं, मुझसे मत शुरू करो, मेरी तो छोटी छोटी बीवियां हैं, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करना। और इसी के साथ ही वो लड़का उसे कहता है बकवास बंद करो, अब जल्दी से बताओ क्या तुमने यहाँ पर एक लड़के को देखा है जिसने रेड कलर के कपड़े पहने थे। तो वो लड़का बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तो वो कहता है कि क्या तुम यहाँ पर घबरा रहे हो, इसका मतलब है कि तुमने उसे देखा है। तो वो कहता है नहीं सर, मैंने यहाँ पर उसको नहीं देखा। तो इसी के साथ ही वो लड़का उसे कहता है तो फिर ठीक है, तुम यहाँ पर सबसे पहले मरोगे क्योंकि तुमने गलत जवाब दिया है, तुमने उसे देखा है। तो जैसे ही वो यहाँ पर उसे मारने लगता है, तुम्हारा कैप्टन उसे धक्का देता है और कहता है कि तुम क्या कर रहे हो कमीने कहीं के, तुम यहाँ पर हमारे लोगों को इस तरह से मार नहीं सकते। जब किसी के साथ ही ऊपर से आवाज आती है, वी जियोनो उनसे कहता है कि यहाँ पर देखो जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो यहाँ पर है। तो वो सभी लोग उसकी तरफ देख रहे हैं क्योंकि हमारा वी जियोनो जो होता है उनसे कह रहा होता है कि जिस बंदे को तुम ढूंढ रहे हो वो यहाँ पर है। तो कैप्टन ग्रीन कैप्टन उसे कहता है कि तुमने अभी भी यहाँ पर क्या कहा कि जिसको हम ढूंढ रहे हैं वो यहाँ पर है, मतलब कहाँ पर है। तो जियोनो जो होता है उस ड्रम के ऊपर पाऊ मारता है और कहता है कि इस ड्रम के अंदर है, वो इस ड्रम के अंदर बैठा हुआ है। और साथ ही वो कहता है कि पेंग गाय जल्दी से बाहर निकलो, क्या तुम हम सभी को यहाँ पर मरवाना चाहते हो, तुम्हारी वजह से हम सभी लोग मारे जाएंगे, अब जल्दी से बाहर निकलो, ये लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। जबकि बाकी के सभी लोग भी वहां पर उस ड्रम को चारों तरफ से घेर लेते हैं और कैप्टन चलाकर उसे कहता है कि लड़के जी तुम कर क्या रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो हमारा वी जियोनो से कहता है मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता, मैं यहाँ पर किसी दूसरे के लिए बिल्कुल भी नहीं मरने वाला, ये लोग इसके पीछे आए ना कि हमारे पीछे आए हैं और इसकी वजह से हम सभी लोग यहाँ पर मारे जाए, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। और वैसे भी यहाँ पर इस कमीने ने तो मारी जाना है क्योंकि हमने हमारे सभी के मरने के बाद भी तो ये लोग इस ड्रम को खाली करके इसके अंदर से उसको निकालेंगे और उसके बाद इसको मार डालेंगे। तो इससे अच्छा ये नहीं है कि हम लोग इससे इनके सामने रिप्रेजेंट करें और खुद यहाँ पर से चले जाएं। तो इसी के साथ ही हमारा पैंग जो होता है वहां पर अपना ड्रम के ढक्कन उठाता है और उसके अंदर से बाहर निकल आता है। बाहर निकलने के बाद उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो ग्रीन कैप्टन जो होता है उसे कहता है कि लड़के तुम यहाँ पर से भागे क्यों नहीं, तुम इस ड्रम को तोड़कर तेजी से भाग कर जा सकते थे, हम लोग तुम्हारा पीछा करते तभी हम तुम्हें पकड़ नहीं पाते, लेकिन तुम यहाँ पर खड़े क्यों हो गए। तो हमारा पैंग जंग मास्टर से कहता है क्योंकि तुम यहाँ पर बाकी सभी लोगों को मार डालते और मैं ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दे सकता। तो वो कहता है कि क्या तुम यहाँ पर हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारा पैंग डीयू से कहता है कि मैं यहाँ पर हीरो बनने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहा, बल्कि मैं तो बस यहाँ पर राइटियसनेस के साथ हूँ, तुम्हारे जैसे कमीने लोग यहाँ पर इनोसेंट लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। और साथ ही वो कैप्टन से कहता है कैप्टन प्लीज मुझे माफ करिएगा, मेरी वजह से आप बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इन सभी को संभाल लूंगा, आपका इस सबसे कोई ताल्लुक नहीं है, ये लोग मुझे ढूंढने के लिए आए, इसलिए प्लीज आप यहाँ पर से चले जाएं, आप मुझे बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे। तो कैप्टन उसे कहता है लेकिन क्या तुम यहाँ पर ठीक रहोगे। तो वो कहता है कि हाँ यहाँ पर काफी सारे लोग हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं यहाँ पर अब इनसे फाइट करूंगा, अगर मैं यहाँ पर इनसे फाइट नहीं कर सका तो यहीं पर फाइट करते करते मर जाऊंगा, लेकिन आप सभी लोगों को ये कुछ नहीं करेंगे, आप लोग जा सकते हैं। तो इसी के साथ ही कैप्टन जो था अपने साथी से कहता है कि चलो जल्दी से अपनी कैरेज को आगे बढ़ाओ, हमें यहाँ पर से निकल चलना चाहिए। जब किसी के साथ वी जियोनो जो था उन्हें रुकने का कह देता है। तो अब यहाँ पर वी जियोनो अपने मुंह से क्या नई बात निकालने वाला है हम लोग अगली एपिसोड में देखेंगे। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, एसओएस के एपिसोड 23 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जब वो वहां पर से जाने लगते हैं तो इसी के साथ ही वी जियोनो ने रुकने का कहता है। तो वी जियोनो उनसे कहता है कि क्या तुम लोग बेवकूफ हो, क्या तुम्हें लगता है कि ये लोग हमें इतनी आसानी से यहाँ पर से जाने देंगे। तो वो कहता है कि क्यों, ये लोग हमें यहाँ पर से जाने क्यों नहीं देंगे। तो हमारा वी जियोनो से कहता है कि यहाँ पर से हमें नहीं जाने देंगे क्योंकि इन लोगों ने हमारे पर अटैक किया था और अगर हम लोग यहाँ पर से निकल जाते हैं और ये सभी लोग यहाँ पर इस यंग मास्टर पैंग को मार डालते हैं और हम लोग वापस जाकर इनकी पैंग फैमिली को सब कुछ बता देंगे, तो फिर मुझे बताओ कि पैंग फैमिली के सभी लोग अपने हाथ में तलवारें लेकर ग्रीन फॉरेस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए नहीं चले जाएंगे और ग्रीन फॉरेस्ट का बहुत सा नुकसान हो जाएगा। क्या तुम लोग यहाँ पर इतने पागल हो कि तुम्हें यहाँ पर इस बात की समझ ही नहीं आ रही, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर पैंग फैमिली के लोगों को यहाँ पर ये बात पता लगेगी तो यही सब कुछ होने वाला है। इसका मतलब यह है कि ग्रीन फॉरेस्ट के लोग कभी भी हमें यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पर इस बात के गवाह है कि ये सभी लोग यहाँ पर उनके यंग मास्टर को जान से मार डालेंगे और हम सभी लोगों ने अपनी आंखों से देख लिया है। तो ग्रीन फॉरेस्ट के लोगों के ज़हन में तो ये बात आई भी नहीं थी और वो लोग जब ये बात सुनते हैं तो वो लोग भी यहाँ पर पक्के हो जाते हैं। तो ग्रीन कैप्टन कहता है कि ये लड़का बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमें तो यहाँ पर इस बारे में बिल्कुल भी पता ही नहीं था कि ऐसा भी होता है, इसी वजह से अब यहाँ पर तुम नहीं जा सकते, अब तुम्हें भी यहीं पर इनके साथ ही मरना होगा। तो महावीर जोनो से कहता है कि ये किस किस्म के बेवकूफ बैंडिट्स है, क्या इन्हें यहाँ पर इतना भी आइडिया नहीं है कि हम लोग जाकर इनके पैंग क्लैन को सब कुछ बता सकते हैं, इनके बारे में सारी डिटेल्स दे देंगे। तो कैप्टन उसे कहता है बेवकूफ कही कि तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी अपना मुंह खोले कि हम सभी को यहाँ पर मरवा दिया है तुमने। तब कि यंग मास्टर पैंग कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर से जाओ, मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया था और मैं यहाँ पर
पर इसे खत्म करूंगा, मैं इन सभी को यहाँ पर रोक कर रखूंगा, तब तक तुम सभी लोग यहाँ पर से निकल जाओ। तो हमारा वीर योनो से कहता है कि यहाँ पर कोई मजाक तो नहीं चल रहा, तुम यहाँ पर पहले आते हो जख्मी हालत में, हमसे मदद मांगते हो और हम लोग यहाँ पर तुम्हारी मदद करते हैं, और उसके बाद जब ये लोग तुम्हें मारने के लिए आते हैं तो उसके बाद तुम कहते हो कि तुम यहाँ पर हीरो बनकर हम सभी को बचाना चाहते हो, क्या तुम यहाँ पर कोई पिनेकल ऑफ जस्टिस बनना चाहते हो? ऐसा कुछ भी नहीं होता जो तुम यहाँ पर कर रहे हो। तो कैप्टन जो होता है वहां पर वीर योनो से कहता है कि लड़के तुम बताओ कि हम लोग यहाँ पर कितनी देर में भागकर जा सकते हैं, कि अगर ये लड़का यहाँ पर इनसे फाइट करता भी है तो क्या ये इन सभी को हैंडल कर पाएगा, हमें कितना समय मिलेगा यहाँ से भाग कर जाने के लिए? वीर योनो कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर ये बंदा इन सभी को रोक पाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल बेकार है, अगर ये इनको रोक पाता तो पहले यहाँ पर इतनी बुरी हालत में हमारे सामने नहीं आता और हमसे मदद नहीं मांगता, इसकी वजह से तो हम सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हैं। तो इसके बारे में ये नहीं कह सकता कि यहाँ पर बच पाएगा या नहीं, लेकिन तुम्हारी एस्कॉर्ट एजेंसी तो बिल्कुल भी नहीं बच पाएगी, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर से बचकर किसी तरह से भाग भी जाते हैं तब भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इन ग्रीन फॉरेस्ट के लोगों को तुम्हारी एस्कॉर्ट एजेंसी का नाम पता चल चुका है। और जरा सोचकर देखो ग्रीन फॉरेस्ट के लोग तुम्हारी एस्कॉर्ट एजेंसी के साथ क्या करने वाले हैं। तो कैप्टन उसे कहता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे? तो वीर योनो कहता है कि हम लोग यहाँ पर फाइट करेंगे। तो वो कहता है क्या वाकई में इनसे फाइट की जा सकती है? योनो से कहता है कि यहाँ पर से भागने से ज्यादा बेहतर तो यही है कि हम लोग यहाँ पर इस बंदे के साथ मिलकर फाइट करें, चाहे ये कैसा ही क्यों ना हो, लेकिन ये पैंग फैमिली का एक वॉरियर है और इसके साथ मिलकर फाइट करेंगे तो फिर तुम्हारे जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, इसलिए तुम सभी लोग यहाँ पर मिलकर फाइट करो। तो इसी के साथ ही वो पैंग यंग मास्टर से कहता है कि क्या हम लोग तुम्हारी मदद करें? तो वो कहता है हाँ कर सकते हो। जब ये ग्रीन फॉरेस्ट के किंग जो होते हैं वहां पर अपने लोगों से कहता है कि जल्दी से आगे बढ़ो और इनके पर अटैक करना स्टार्ट करो, और सभी लोग बड़ी तेजी के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो कैप्टन जो होता है खुद जाकर हमारे यंग मास्टर पैंग के ऊपर अटैक करता है। तो पैंग जो होता है उसके अटैक को ब्लॉक करता है और कहता है कमीने कहीं के ये लोग कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, ऊपर से मैं पूरी तरह जख्मी और ऊपर से ये बहुत ज्यादा है। तो एक और साइड के ऊपर से निकलता है और उसके ऊपर अटैक करता है और कहता है कि यहाँ पर तो काफी सारे हैं, सभी लोग मिलकर मेरे पर अटैक कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर ठीक तरह से इनके पर अटैक कर पाऊंगा, क्योंकि अभी तक यहाँ पर इसके पास बैटल का एक्सपीरियंस नहीं है और अभी तक इसने सिर्फ ट्रेनिंग ग्राउंड्स के अंदर ही फाइट की है। तो वो जब उनके पर अटैक करने लगता है तो उसे ऐसे लगता है जैसे कि वो यहाँ पर उनको मार रहा है, लेकिन असल में वो सिर्फ फिर ऐसे ही होता है जैसे वो ट्रेनिंग कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेनिंग तो काम नहीं आने वाली है, रियल बैटल एक्सपीरियंस है जहां पर वो उसे जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो कहता है क्या मेरी वजह से यहाँ पर ये सभी लोग मरने वाले हैं? तो इसी के साथ ही साइड के ऊपर से एक लड़का निकलता है और उसे कहता है कि लड़की अब यहाँ पर तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है। जैसे वो यहाँ पर यंग मास्टर पैंग को मारने लगता है तो पैंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है कि लगता है कि मैं मरने वाला हूँ, और बाकी सभी से वो कहता है प्लीज मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम सभी लोग भी मरने वाले हो। लेकिन इसी के साथ एक बाउल जो होता है उड़ता हुआ सीधा आकर उस लड़के को लगता है, उस बैंडेड को लगता है, तो बैंडेड उड़ता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है और वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। तो इस बात से यंग मास्टर पैंग बहुत हैरान हो जाता है और कहता है कि ये कैसे हुआ, और वो साइड के ऊपर देखता है तो हमारा वीर योनो जो होता है उसके पास जो बॉक्स पड़ा होता है आइटम्स वाला, उसके अंदर बर्तन पड़े होते हैं और उसके अंदर से उसने वो बाउल निकाला होता है। तो हमारा वीर योनो से कहता है कि मैं बस यहाँ पर तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर रहा हूँ, आप जल्दी से फाइटिंग स्टार्ट करो इससे पहले कि वो फिर से तुम्हारे पर अटैक कर दे। जबकि हमारा पैंग जो होता है वहां पर सोच रहा होता है कि ये हुआ क्या, इस बंदे ने यहाँ पर एक बाउल को उठाकर मारा है और ये बाउल के अंदर इतनी स्ट्रेंथ कैसे आई कि एक लड़का जो है उड़ता हुआ काफी दूर जाकर गिरकर बेहोश हो गया है। तो वीर योनो से कहता है कि तुम फिर से यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, मैं बार बार तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मुझे दूसरों की भी मदद करनी है। तो पैंग यूसियोंग फिर से वहां पर अपनी तलवार उठाता है, अटैक करना शुरू कर देता है। तो हमारा यूसियोंग से कहता है कि हाँ तुम्हारे अंदर यहाँ पर स्ट्रेंथ तो है, लेकिन मुझे लगता है कि ये स्ट्रेंथ किसी काम की नहीं है जब तुम यहाँ पर इसे ठीक से यूज नहीं कर सकते। फिर साथ ही वो कहता है कि अगर इस तरह चलता रहा तो बाकी के सभी लोग तो यहाँ पर मारे जाएंगे, और हमारी एजेंसी का कैप्टन जो होता है वो भी फाइट कर रहा था और उसे काफी दिक्कत हो रही होती है। तो वीर योनो जो होता है अपनी बाउल को उसकी तरफ भी फेंकता है, वहां पर जो बैंडेड उससे फाइट कर रहा था उसे भी उठाकर पटक देता है। फिर साथ ही वो साइड के ऊपर दूसरे जो लोग होते हैं उनकी तरफ भी जाकर अपनी बाउल के साथ अटैक करता है, कहता है कि मैं यहाँ पर किस किस की मदद करूं, यहाँ पर सभी लोग फाइट कर रहे हैं और तुम में से कोई ना कोई तो यहाँ पर मारा जाएगा। जब किसी के साथ ही हमारा पैंग यूसियोंग जो होता है वहां पर 3 लोगों से फाइट कर रहा था, उसके सामने 3 बैंडेड्स होते हैं। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर इन तीनों को एक साथ कैसे मारूं, लगता है कि मुझे अपने स्पेशल स्किल को यूज करना होगा, और इसी के साथ ही वो अपने स्पेशल स्किल को यूज करता है, यानी कि अपनी टाइगर फेस और टाइगर स्ट्राइक टेक्निक को यूज करते हुए सामने की तरफ स्ट्राइक लगाता है। तो जब वो सामने की तरफ स्ट्राइक लगाता है तो कहता है कि मैं यहाँ पर प्रैक्टिस में इसी तरह से प्रैक्टिस करता रहा हूँ, मेरे सामने चाहे 3 अपोनेंट क्यों ना हो, मैं यहाँ पर उन तीनों के ऊपर एक साथ अटैक कर सकता हूँ। लेकिन उससे गलती ये होती है कि ये तीनों जो होते हैं ये मूविंग टारगेट्स होते हैं, क्योंकि आज से पहले उसने जो प्रैक्टिस की थी वो तो ग्राउंड में होती है स्टिल टारगेट्स के ऊपर। तो वो तीनों ही जो होते हैं बड़ी आसानी के साथ उसके अटैक्स को अवॉइड कर लेते हैं, वो जंप करते हुए साइड के ऊपर हट जाते हैं। यंग मास्टर पैंग कहता है कि मैं तो इस बार में भूल ही गया था कि ये कोई ट्रेनिंग ग्राउंड नहीं है बल्कि ये रियल फाइट हो रही है। इन तीनों ने मेरे अटैक को बड़ी आसानी से डॉज कर लिया, इसका मतलब यह है कि अब ये मेरे पर अटैक कर सकते हैं, और तीनों ही बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं और उसके पर अटैक करने के लिए। लेकिन जैसे वो आगे बढ़ते हैं हमारा वीर योनो जो होता है वहां पर से अपने बाउल्स को उन तीनों की तरफ फेंकता है और तीनों बाउल्स के साथ हिट होते हैं और वहां से पीछे की तरफ गिर जाते हैं। हमारा वीर योनो कहता है कि क्या तुम बस यहाँ पर इस तरह से मरने वाले हो, मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ पर कुछ ना कुछ करोगे लेकिन तुम बहुत ज्यादा बेकार हो। और साथ ही फिर से कैप्टन जो होते हैं वो चलाकर उसे कहता है कि वहां पर बैठकर क्या लेक्चर दे रहे हो, यहाँ पर नीचे आओ ना, अगर तुम्हें मार्शल आर्ट्स आती है तो फिर हमारी मदद करो। तो वीर योनो से
कहता है कि क्या तुम भूल गए हो, मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक आइटम हूँ जिसे तुम लोग डिलीवर करने के लिए लेकर जा रहे हो। और इसी के साथ ही हमारा वी योनो जो होता है ऊपर ही बैठा रहता है। तो कैप्टन उसे कहता है हाँ मुझे पता है कि तुम यहाँ पर एक आइटम हो, लेकिन प्लीज अब यहाँ पर नीचे आ जाओ और आकर हमारी मदद करो। वी योनो से कहता है कि नहीं मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि एक लड़की ने मुझसे कहा था जिसने तुम्हें यहाँ पर मेरे लिए ट्रांसपोर्टेशन के पैसे दिए, उसने कहा था कि अगर रास्ते में कुछ भी होता है तो मैं यहाँ पर बीच में कुछ भी ना करूँ, क्योंकि अगर मैं कुछ अच्छा करने के लिए जाता हूँ वहां पर बड़ा कांड हो जाता है। इसी वजह से अब मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं करने वाला, मैं बस यहाँ पर चुपचाप लेटा रहूंगा, तुम लोग अपने मसलों को खुद निपटा लो, क्योंकि अगर यहाँ पर उस लड़की को पता चला तो वो गुस्सा हो जाएगी। तो कैप्टन उसे कहता है कोई बात नहीं, जो कुछ भी होगा वो सब कुछ मैं देख लूंगा, और अगर कुछ यहाँ पर खर्चा होता है तो वो सारा का सारा मैं देख लूंगा। तो वी योनो से कहता है कि नहीं मैं यहाँ पर अपने किए हुए वादे को कैसे तोड़ सकता हूँ। तो कैप्टन उसे कहता है कि यहाँ पर अगली जर्नी तुम्हारी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहने वाली है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर मर गए तो फिर तुम्हें पैदल चल के जाना पड़ेगा, इसलिए हमारी मदद करो। तुम्हारा वी योनो से कहता है तो मेरी जर्नी तो पहले यहाँ पर खराब हो चुकी है। तो कैप्टन उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, यहाँ पर मैं तुम्हें कहता हूँ कि आगे यहाँ पर हम लोग 2 दिन जाकर एक रेस्टोरेंट के अंदर रेस्ट करेंगे, तुम होटल के अंदर पूरे 2 दिन सोए रहना। तो वी योनो कहता है सिर्फ 2 दिन? तो उसे कहता है कि हाँ सिर्फ और सिर्फ 2 दिन, और तुम वहां पर जितना चाहो उतना खा सकते हो। तो वी योनो से कहता है कि अच्छा ठीक है, खाने के लिए तो मैं कुछ ना कुछ करने को तैयार हूँ। कैप्टन कहता है कि यहाँ पर निगोशिएशन पूरी हो गई हो तो क्या तुम यहाँ पर हमारी मदद करोगे भी या नहीं। जबकि दूसरी तरफ पैंग जूसियोंग जो होता है वहां पर खड़ा खड़ा सोच रहा होता है कि आज ये लोग यहाँ पर किस तरह की बातें कर रहे हैं, खाने पीने की और सोने की। हमारा वी योनो जो होता है वहां पर उस पूरे बॉक्स को निकाल लेता है, जिस बॉक्स के अंदर वहां पर बहुत सारे बाउल्स पड़े होते हैं, और जहां पर इन सभी बाउल्स के साथ उनके पास अटैक करने लगा है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 23 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे अब आगे क्या होने वाला है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग एसओएस के एपिसोड 24 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वहां पर हमारे वी योनो को मना लेता है कि वो उसकी मदद करे। तो वी योनो जो होता है वहां पर से बाउल्स को उठाता है, उन सभी बाउल्स को उठाकर वहां पर सामने की तरफ थ्रो करना स्टार्ट करता है। तो जब वो वहां पर बाउल्स को सामने की तरफ थ्रो करता है तो वहां पर जितने होते हैं सारे उसके साथ हिट होकर पीछे की तरफ गिर जाते हैं। उन सभी के गिरने के बाद उनका कैप्टन जो होता है वो सोच रहा होता है कि तो एक मार्शल मास्टर है, इसका मतलब यह है कि हमने गलत बंदे से पंगा ले लिया। जबकि वी योनो नीचे उतर कर आता है, नीचे आने के बाद यंग मास्टर पैंग से कहता है कि लड़के अब यहाँ पर मैं तुम्हें कुछ बताने वाला हूं और उसे ध्यान से सुनना। तो वो कहता है जी बताओ क्या है। तुम्हारा वी योनो से कहता है कि तुम्हारी वजह से हम लोग यहाँ पर मुश्किल में पड़े हैं और ये सभी लोग तुम्हारे पीछे आए हैं, तो अब मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना चाहिए और तुम यहाँ पर हमारी कोई मदद भी नहीं कर पा रहे। क्या तुम्हें यहाँ पर थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस हो रही है? तो वो कहता है कि हाँ मुझे हो रही है। तुम्हारा वी योनो से कहता है कि एक तो तुम यहाँ पर इन सभी को लेकर आए, दूसरा तुम बिल्कुल बेकार हो, तुम्हें मार्शल आर्ट्स भी नहीं आती। हाँ ये बात ठीक है कि तुम्हारे पास कुछ स्किल्स हैं, लेकिन तुम ठीक तरह से अपनी मार्शल आर्ट्स को परफॉर्म नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से तुम बिल्कुल बेकार हो और तुम्हारी वजह से ये सभी लोग यहाँ पर मारे जाते और तुम यहाँ पर बिल्कुल सही सलामत निकलकर चले जाते, या फिर तुम भी यहाँ पर इन सभी के साथ मारे जाते, क्योंकि मुझे यहाँ पर तुम्हारे सही सलामत निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा कम लग रहे हैं। और साथ ही उसे कहता है कि अब जरा सामने की तरफ देखो, वो बंदा तुमसे कितना ज्यादा कमजोर है, तुम्हारे हाथ में एक बहुत ही हैवी ब्लेड है लेकिन तुम इसको ठीक से यूज नहीं कर पा रहे। क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर इतनी हैवी ब्लेड के साथ जो स्ट्राइक लगा रहे थे, उस स्ट्राइक के साथ तुम किसी के ऊपर अटैक कर सकोगे? क्योंकि थोड़ी देर पहले तुमने स्ट्राइक लगाई थी लेकिन उनकी स्पीड तुमसे फास्ट होने की वजह से वो स्ट्राइक के अटैक से बच गए। अगर तुम्हारे पास हैवी ब्लेड है तो फिर तुम्हें यहाँ पर इसके अंदर की एनर्जी को डालना होगा, लेकिन उस स्पीड बढ़ाने के लिए अगर तुम स्पीड को बढ़ाओगे और अपनी स्ट्रेंथ को सैक्रिफाइस करोगे तो मुझे लगता है कि तुम जो पहले तुमने अटैक परफॉर्म किया था वो ठीक से परफॉर्म कर पाओगे। यंग मास्टर पैंग जो होता है वहां पर आगे से जी सर कहे जा रहा था, सोच रहा था कि मैं यहाँ पर इसे जी सर क्यों कह रहा हूँ, क्या ये यहाँ पर एक मास्टर की तरह मुझे लेक्चर दे रहा है। तो वी योनो उसके हाथ से ब्लेड छीन लेता है, कहता है कि मुझे दिखाओ मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। तो यंग मास्टर पैंग कहता है कि इस लड़के ने इतनी तेजी से मेरे हाथ से ब्लेड को छीन लिया, मुझे पता भी नहीं चला। और साथ ही हमारा वी योनो जो होता है सामने की तरफ स्ट्राइक लगाता है, कहता है कि जब तूने पहली स्ट्राइक लगाई थी वो बिल्कुल ऐसी थी, यानी कि इसके अंदर स्ट्रेंथ तो काफी ज्यादा थी लेकिन वो अटैक बहुत ज्यादा स्लो था और अपोनेंट बड़ी आसानी से उस अटैक को अवॉइड कर सकता था। फिर साथ ही हमारा पैंग जूसियोंग जो होता है वहां पर सोच रहा था कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही था, लेकिन इसने मेरे अटैक को कॉपी कैसे कर लिया? मैंने सिर्फ एक ही बार इसके सामने अपने अटैक को परफॉर्म किया और इसने यहाँ पर मेरे अटैक को पूरी तरह से कॉपी कर लिया है। तो वी योनो से कहता है कि तुम्हारा ध्यान कहां पर, अब जहां पर गौर से देखो, तुम्हें बस अपनी स्ट्रेंथ को थोड़ा सा कम करना, ब्लेड के अंदर स्ट्रेंथ को कम डालो और स्पीड के अंदर स्ट्रेंथ को ज्यादा डालो ताकि तुम स्पीड के साथ स्ट्राइक्स लगा सको। तो यंग मास्टर पैंग उसे कहता है कि ठीक है मुझे समझ आ गई कि मुझे क्या करना है। तुम्हारा यूसियोंग उसे कहता है कि नहीं अभी तुम्हें ठीक तरह से समझ नहीं आई, मैं तुम्हें दिखाता हूं। और साथ ही वो सामने की तरफ तेजी के साथ स्ट्राइक्स लगाता है, कहता है कि अब तुम्हें समझ आए कि यहाँ पर किस तरह तेजी से स्ट्राइक लगाते हैं, अब जल्दी से इस ब्लेड को पकड़ो और करके दिखाओ। तो वो कहता है कि हाँ ठीक है मास्टर मैं करके दिखाता हूँ। और इसी के साथ ग्रीन कैप्टन उसके सामने खड़ा होता है, सोच रहा होता है क्या ये मेरे पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा यंग मास्टर पैंग जो होता है अपनी आंखें बंद करता है और कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ।
हूँ, जिस तरह से इसने मुझे बताया मैं बिल्कुल वैसे ही कर सकता हूँ। ये मेरा ब्लेड है और मैं पैंग फैमिली की टेक्निक को इससे बेहतर जानता हूँ। और साथ ही वो कहता है कि मुझे बस अपनी स्पीड को बढ़ाना है और यहाँ पर ब्लेड के अंदर स्ट्रेंथ को कम डालना है। तो जैसे वो अटैक करने लगता है, सामने से ग्रीन फॉरेस्ट किंग जो होता है भाग जाता है। तो वो कहता है कि बाद में तुमसे निपटूंगा। तो हमारा जंग मास्टर पैंग कहता है वो तो भागकर चला गया। तो महावीर योनो से कहता है कि तुम स्लो इतने ज्यादा थे कि वो डरकर भागकर ही चला गया है, यानी कि उसने कहा कि इतना टाइम नहीं है तुमसे मार खाने का। फिर साथ ही ये लोग जो होते हैं वहां पर से अपना सफर खत्म करते हैं। हमारा जंग मास्टर पैंग जो होता है वो रास्ते में अलग हो जाता है और उसके बाद हमारा वीर योनो जो होता है कैप्टन से कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो कहता है कि ये तो तुम्हारे लिए है कि तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए कि तुमने हमारी जान बचा दी है, बताओ कि बदले में तुम्हें क्या चाहिए। तो वो कहता है नहीं, मुझे बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। तो कैप्टन उसे कहता है हम लोग यहाँ पर सारी जिंदगी इस बात को नहीं भूलेंगे कि तुमने हमारी मदद की थी। तो वीर योनो से कहता है कि हाँ ठीक है अब यहाँ पर तुम लोग सिर्फ मुंह से तारीफें किए जाओगे। तो वो कहता है कि तुम्हें पैसे चाहिए तो हम लोग तुम्हें पैसे दे सकते हैं, जो हमने कीमत वहां पर तुम्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिए ली थी वो तुम्हें वापस दे देते हैं। तो वीर योनो से कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, अगर मुझे पैसे चाहिए होते तो मैं यंग मास्टर पैंग से ले सकता था, क्योंकि एक बड़ी फैमिली का यंग मास्टर है तो मुझे काफी अच्छी खासी रकम दे सकता था। लेकिन इसके बावजूद मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूँ। अब जल्दी से यहाँ पर से चले जाओ ताकि मैं भी यहाँ पर से अपने रास्ते जा सकूं। तो कैप्टन उसे कहता है कि चलो ये तो अच्छी बात है। फिर साथ ही उसे कहता है कि अब ठीक है तुम यहाँ पर से जाओ और मुझे लगता है कि तुम अपने मकसद को पूरा कर सको। फिर योनो से कहता है लेकिन ग्रीन फॉरेस्ट के लोगों से जरा बच कर रहना। तो कैप्टन उसे कहता है कि आपको उनके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमारी 5 ग्रेट क्लैंस जो है यानी यंग मास्टर पैंग की फैमिली जो कि ग्रेट 5 क्लैंस में से एक है, वो लोग यहाँ पर उनसे निमट लेंगे क्योंकि अब उन्हें पता है कि ग्रीन फॉरेस्ट के लोगों ने हमारे ऊपर अटैक किया था, इसी वजह से अब हमें उनसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो वीर योनो कहता है तो फिर ठीक है दोबारा तुमसे नहीं मिलूंगा और साथ ही वो चल पड़ता है। जबकि कैप्टन कहता है कि हाँ क्यों नहीं, तुम्हें ऐसा लगता है कि हम दोबारा नहीं मिलेंगे लेकिन हम लोग दोबारा जरूर मिलेंगे। तो महावीर योनो जो होता है वहां पर सिटी के अंदर एंटर हो जाता है। तो जब वो अंदर चला जाता है तो उसी के साथ ही वो कहता है कि फाइनली मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। मेरे मास्टर ने मुझे कहा था कि मुझे नेचर्स हैंड मैनर में जाना है और वहां पर जाकर एक डॉक्टर से मिलना है जो कि मुझे यहाँ पर मेडिसिन के बारे में सिखा सकता है। नेक्स्ट सीन जो होता है गोंगनेंग वीक लैंड का दिखाया जाता है, जहाँ पर फादर कहता है कि 5 साल पूरे हो चुके हैं और अभी तक यहाँ पर हमारे बेटे की कोई खबर नहीं है। तो उसकी बीवी उसे कहती है कि लेकिन क्या हमारा बेटा जिंदा भी होगा या नहीं। तो उसका बाप उसे कहता है कि हाँ वो जिंदा होगा, मुझे पता है कि वो कहीं ना कहीं पर जिंदा है और हम लोग उसे जरूर ढूंढ निकालेंगे। तो उसी के साथ एक सोल्जर बाहर से भागता हुआ आता है और कहता है पैट्रियार्च मेरे हाथ में एक लेटर है और ये लेटर जो है ये आपके बेटे वीर योनो की तरफ से है। तो ये बात सुनती फादर बहुत सा हैरान होते और कहते हैं क्या मेरे बेटे ने एक लेटर भेजा है। नेक्स्ट सीन जो होता है हमें नॉक जी का दिखाया जाता है। नॉक जी कमीना मंत्री अपने बेटे से कह रहा होता है तो तुम यहाँ पर फेल हो गए, तुम एक सिंपल प्लान को भी फॉलो नहीं कर सके। तो नॉक जी उसे कहता है कि तुम्हें मौत से डर लगता है क्या, तुम्हें यहाँ पर इतना ज्यादा मुश्किल लगा, तुम वहां पर सिर्फ मर जाते उस ली वैंगजा के हाथ से तो मिशन पूरा हो जाता। तो नॉक हमारा यंग मास्टर नॉक उसे कहता है कि मैं तो वहां पर मरने को तैयार था लेकिन वहां पर बीच में कोई और आ गया था। अगर वहां पर ली वैंगजा मेरे पर अटैक करके मुझे मार डालता तो मैं मरने को तैयार था लेकिन मेरा सैक्रिफाइस जाया चला जाता अगर वहां पर वो जीनियस लड़का मुझे मार डालता। यानी कि मेरी फाइट उसके साथ हुई थी और ली वैंगजा ने तो अपनी पावर्स वहां पर यूज भी नहीं की थी। इसका मतलब यह है कि मेरे मरने से वहां पर कुछ होता ही नहीं और फादर आपको तो यहाँ पर इस बात से कोई फायदा ही नहीं होता तो फिर मैं यहाँ पर मार के करता क्या। तो फादर उसे कहता है कि तुम वाकई में एक बहुत ही बेकार इंसान हो, क्या तुम्हें पता है कि तुमसे ज्यादा कीमती तो कुत्ते होते हैं जो कि अपने मालिक के लिए कम से कम बाहर से हड्डी तो उठाकर ले आते और तुम मेरे लिए एक हड्डी भी उठाकर नहीं ला सकते। तो नॉक उसे कहता है कि फादर प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा और इसी के साथ उसे कहता है अब दफा हो जाओ, अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। तो वो कहता है जी फादर। फिर साथ उसे कहता है अगली बार अगर मैं जहां पर तुम्हें कोई मिशन दूं तो उस मिशन को पूरी तरह से पूरा करना वरना तुम्हारे जैसे मोटे पिग को मैं स्ट्यू बना दूंगा, यानी कि तुम्हें पॉट के अंदर डालकर तुम्हारा मैं सूप बना दूंगा। तो मोटू जो होता है वहां पर से चुपचाप बाहर निकल आता है। बाहर निकलने के बाद उसे गाली दे रहा होता है, कहता है कमीना कहीं का, इससे तो यहाँ पर किसी बात का डर नहीं है लेकिन एक दिन मैं इसे जरूर सबक सिखाऊंगा। और इसी के साथ एक शैडो सोल्जर वहां से निकलता और कहता है मास्टर हमें यहाँ पर इस बंदे की जरूरत है और फिलहाल के लिए आप यहाँ पर इसको कुछ भी नहीं कर सकते, जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं होता इस कमीने को जिंदा रखना होगा। तो मोटू से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कोई न्यूज लेकर आए। तो वो कहता है जी मैं यहाँ पर न्यूज लेकर आया हूँ, हमारे मास्टर की तरफ से ऑर्डर्स है कि इस कमीने नॉक जी को जिंदा रखा जाए क्योंकि बहुत सारे मंत्रियों में इसकी काफी ज्यादा चलती है और सभी लोग इससे डरते हैं, उन्हें लगता है कि इसके पीछे किसी बहुत ही पावरफुल का हाथ है। इसी वजह से आप यहाँ पर इसके खिलाफ कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि बाकी के सभी रॉयल मंत्री हैं वो सभी लोग इसकी बात मानते हैं, इसी वजह से हमें इसकी जरूरत है। तो मोटू कहता है कि अब तुम कह रहे हो तो इसी वजह से मैं इस कमीने को छोड़ना, वरना इसने जितनी मेरी इंसल्ट किया इस कमीने को मैंने कब का मार दिया होता। शैडो सोल्जर उसे कहता है कि पवेलियन की तरफ से आपके लिए एक मैसेज आया है, वो चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंचे, जितनी जल्दी हो सकता है। तो मोटू कहता है तो इसका मतलब यह है कि फाइनली मैं यहाँ पर अपने इस गंदे डिस्गाइज को हटा सकता हूँ, यानी कि मैं अपनी इस मोटी अपीयरेंस को हटाकर अपनी नॉर्मल बॉडी में आकर पवेलियन में जा सकता हूँ। एक बार मेरा काम पूरा हो जाए उसके बाद इस कमीने नॉक जी को तो मैं अपने हाथों से मारने वाला हूँ और उसके बाद जिसका इसने जो कुछ भी हासिल किया वो सब कुछ मेरा हो जाएगा। फिर साथ ही मोटू से कहता है कि अब मुझे ये बताओ कि बाकी के सभी लोग क्या कर रहे हैं। तो शैडो सोल्जर उसे कहता है
कि मुझे बाकी सभी के बारे में ज्यादा डिटेल में तो नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता चला है कि वो सभी लोग मेडिकल फील्ड के अंदर अपने पंजे गड़ा रहे हैं, यानी कि अब ये सभी लोग फिर से वहीं पर जाकर मिलने वाले हैं जहां पर हमारा वी योनो गया है, क्योंकि वो भी मेडिकल फील्ड में ही गया है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 24 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कब आगे क्या होने वाला है।